आदरणीय मित्रों नमस्कार। चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 की पर स्टडी कर रहे हैं और डिस्कस लगातार कर रहे हैं। उसकी काफ़ी सारी वीडियो हमने पहले भी अपलोड की जा चुकी हैं। तो उसी के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है बिल या बिक्वेस्ट, हिंदी में कहते हैं वसीयत, सेक्शन 107। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये जितना इम्पोर्टेंट है उतना गोपनीय है। गोपनीय डॉक्यूमेंट्स होने के कारण ये एक्चुअली जब सामने आता है तो उस समय टेस्टेटर की चूँकि मृत्यु हो चुकी होती है, तो इसलिए इसके विवादित होने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। और ये तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब किसी लीगल हियर को डिप्राइव कर दिया गया हो और उसके स्थान पर किसी अदर व्यक्ति के हक में कोई बिल एग्जीक्यूट किया गया हो, तो वहाँ इसके कंटेस्ट होने के चांस बहुत अधिक रहते हैं। और आप ये मानकर चलिए कि रेवेन्यू कोर्ट में सबसे ज़्यादा मुकदमे आज भी बिल या बिक्वेस्ट के पेंडिंग हैं, वसीयत के पेंडिंग हैं। तो हम इस पर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ये सीखना और देखना बहुत आवश्यक है। हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज बिल, बिल क्या है, किसके पक्ष में किया जा सकता है, कौन व्यक्ति सक्षम है बिल को एक्सिक्यूट करने के लिए, क्या इसमें रिस्ट्रिक्शन है, और इसको सेक्शन वाइज करेंगे। इसमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसमें किसके फेवर में कर सकते हैं, और इसका एग्जीक्यूशन किस प्रकार से किया जाता है। सारे पॉइंट 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो आप पेशेंस रखिए और लिसन एंड रिटन मोड में आ जाइए। और यदि हाँ चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो का लिंक या वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुँचता रहे। तो लेट्स वी स्टार्ट क्विकली। सबसे पहले बिल या बिक्वेस्ट। तो बिक्वेस्ट शब्द यदि कहीं आता है तो उसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बिल को ही यानी वसीयत को ही इंग्लिश में बिल भी कहा जाता है और बिक्वेस्ट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज बिल, वसीयत है क्या। तो वसीयत के लिए देखिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड हो या इससे पहले जो ओल्ड एक्ट था यूपी जेड एंड LR एक्ट 1950, उसमें इसको डिफाइन कहीं नहीं किया गया है। केवल यह इतना बताया गया है कि भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स वाला व्यक्ति, यानी जो संक्रमणीय अधिकार वाला जो टेन्यूर्स होल्डर है, वो वसीयत कर सकता है। लेकिन इसकी डेफिनेशन के लिए अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो हमें और पीछे थोड़ा जाना पड़ेगा। यानी इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 की धारा 2 और उसका सब क्लोज H क्या कहता है, उसमें इसको सिंपली इसकी डेफिनेशन दी गई है और मैं उसको एज इट इज पढ़ देता हूँ। इसमें कहा है विल मीन्स द लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ द टेस्टेटर विद रेस्पेक्ट टू हिज प्रॉपर्टी विच ही डिजायर टू बी कैरिड इनटू इफेक्ट आफ्टर हिज डेथ। यानी जो टेस्टेटर है, वसीयत करने वाला जो व्यक्ति है, वो अपनी खुशी अपनी रजामंदी से अपने जीवन काल में अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर देता है या ऐसा डिक्लेयर करने का आशय करता है और उसमें सारे वसीयत के रूल फॉलो करता है, तो इसको हम बिल या बिक्वेस्ट कहते हैं। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताना उचित समझता हूँ कि जो 23/8/2004 को एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट किया गया, जिसमें ये किया गया कि बिल शुड बी रजिस्टर्ड, बिल का रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। तो 2004 ये जो तिथि है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तिथि हो जाती है और इसका बहुत ही प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यहाँ है कि अगर यदि कोई वसीयत रजिस्टर्ड है और वो 23/8/2004 के बाद की है तो ही मान्य होगी। अगर वो ऐसा नॉन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स यदि है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसी वसीयत वाइड होगी अर्थात शून्य होगी। तो यहाँ एक बात और मैं महत्वपूर्ण समझता हूँ कि ये जो यूपी रेवेन्यू कोड है ये सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होता है, यानी हिंदू हो या मुस्लिम हो, जैन पारसी कोई भी हो। यहाँ इसको यदि एग्रीकल्चर लैंड है तो वहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों पर ही रेवेन्यू कोड लागू होगा। तो नेक्स्ट हम स्लाइड की ओर चलते हैं। सेक्शन 107 का सब क्लोज 1 कहता है राइट्स फॉर ओनली भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स, यानी जो बिल करने का अधिकार है वो केवल संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को ही है। जो श्रेणी 1 का काश्तकार है वो बिल किसी के हक में एक्सिक्यूट कर सकता है। जैसा हमने पहले क्लासेस ऑफ टेन्यूर्स होल्डर वाला जो वीडियो था उसमें बताया गया था कि
4 कैटेगरी के भूमिधर होते हैं। नंबर 1 भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स, दूसरा होता है भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, तीसरा असामी और चौथा गवर्नमेंट लेसी। तो ट्रांसफ़र की दृष्टि से उसमें हमने ये भी बताया था कि भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स वाला जो व्यक्ति है और बाकी जो नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाले व्यक्ति को जो भूमि दी जाती थी उनको केवल एग्रीकल्चर को यूज़ करने, एग्रीकल्चर लैंड को यूज़ करने के पर्पज़ से या उसको इस्तेमाल करने के पर्पज़ से भूमि दी गई है। इवन वो उसको इंजॉय कर सकता है, लेकिन ट्रांसफ़र करने की जो पावर है जो वो श्रेणी 1 के काश्तकार को है, वो उसको ये बात बिल पर भी लागू होती है और सेल डीड पर भी और गिफ्ट पर भी। केवल संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर ही बेनामी की तरह वसीयत को भी एक्सिक्यूट किसी के हक में कर सकता है। नंबर नेक्स्ट, इसका सब क्लॉज 2 कहता है प्रोटेक्शन फॉर SC ST अंडर सेक्शन 98 एंड 99। तो ये रिस्ट्रिक्शन देखिए यहाँ भी दी गई है। एक्चुअली 98 और 99 ये प्रोटेक्शन टू SC ST के लिए बनाया गया था। तो इसमें ये माना जाता था कि SC ST व्यक्ति भूमि को उसका संरक्षण नहीं कर सकता। तो 98 में ये प्रोविज़न दिया गया है जो बेनामे ये बिल में भी लागू है कि कोई भी SC व्यक्ति, शेड्यूल कास्ट व्यक्ति किसी नॉन SC को वो बिल उसके हक में नहीं कर सकता, भले ही वो संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर भी क्यों न हो। यदि वो किसी नॉन SC को करता है तो उसके लिए उसको कलेक्टर से परमिशन लेनी होगी और कलेक्टर को भी सर्टेन राइट दिए गए हैं। वो यहाँ देखेगा कि नॉन SC को करने का कारण क्या है, वो उसको मंजूर भी कर सकता है और उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। और 99 में ये प्रोविज़न दिया गया है कि 99 कोई ST व्यक्ति, शेड्यूल ट्राइब व्यक्ति किसी नॉन शेड्यूल ट्राइब को अर्थात अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति किसी नॉन ST को बिल्कुल कर नहीं सकता। इसमें इसके लिए पूरी पाबंदी दी गई है। नेक्स्ट सब क्लॉज 3, विल बी राइटिंग अटेस्टेड एंड रजिस्टर्ड। विल का लिखित में होना और रजिस्टर्ड होना जैसे मैंने बताया बहुत आवश्यक हो गया है, अब तो इसमें कानून है। नेक्स्ट, इसको अटेस्टेड होना यानी 2 या मोर देन 2 विटनेसेस द्वारा उसको 2 या 2 से अधिक साक्षियों द्वारा उसका अनुप्रमाणिक वसीयत का होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट नंबर 4, सब क्लॉज 4 कहता है नो राइट्स टू भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट। देखिए इस कोड में बहुत ही क्लियरिटी के साथ बात दी गई है, सारे प्रोविज़न बहुत क्लियर किए गए। नंबर 4 में ये क्लियर प्रावधान है कि असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर वसीयत बिल्कुल नहीं कर सकता। जिस प्रकार से बेनामा या सेल डीड या गिफ्ट नहीं कर सकता, उस प्रकार से वो बिल को भी एक्सिक्यूट नहीं कर सकता। सब क्लॉज 5 कहता है इन कंट्रावेंशन दिस सेक्शन विल बी वाइड। देखिए इस धारा में जो प्रोविज़न दिए गए हैं सेक्शन 107 में, इन प्रावधानों के उल्लंघन में की गई वसीयत वाइड होगी, शून्य होगी, वो अमान्य कर दी जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट नाउ, वाई इज इट नीडेड एंड इज हुज फेवर कैन यू। यह किसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है वसीयत की। तो देखिए यूपी रेवेन्यू कोड हो या इंडियन सक्सेशन एक्ट हो, वहाँ जो टेबल दी गई है जनरल रूल ऑफ सक्सेशन की, यानी उत्तराधिकार का सामान्य क्रम क्या होना चाहिए, ये प्रावधान दिया गया है। अर्थात जब किसी टेन्योर्स होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी किसके पास जानी चाहिए, कहाँ जाती है, ये जनरल रूल ऑफ सक्सेशन द्वारा, ये विधि द्वारा तय किया गया है। अर्थात वो व्यक्ति इस मोड ऑफ ट्रांसफ़र को चेंज करना चाहता है तो वो वसीयत द्वारा ऐसा ट्रांसफ़र कर सकता है। दूसरी बात आती है कि किसके पक्ष में होना चाहिए, वसीयत किसके फेवर में की जाती है। तो एनी पर्सन जो हुज कैपेबल इन प्रॉपर्टी होल्डिंग प्रॉपर्टी, यानी वो किसी माइनर के पक्ष में हो सकती है, नाबालिग के, किसी हिंदू डीटी हिंदू मूर्ति के पक्ष में हो सकती है, ऐसे किसी लीगल पर्सन के या कोई कॉरपोरेशन के फेवर में वसीयत की जा सकती है। अर्थात वसीयत किसी भी, इसके लिए वसीयत करने के लिए ये आवश्यक नहीं कि उसके घर या परिवार का ही व्यक्ति हो, वो किसी अपने पसंद के व्यक्ति के फेवर में वसीयत की जा सकती है। तीसरी बात नेक्स्ट आती है कंपेयर विद गिफ्ट एंड सेल डीड।
देखिए, अगर कंपैरेटिवली भी हम देखें तो सेल डीड या गिफ्ट तो तुरंत लागू हो जाती है, लेकिन वसीयत ये टेस्टेटर की मृत्यु के बाद ही लागू होती है। इससे एक बात ये निकल करके आती है कि कोई व्यक्ति, कोई भी टेस्टेटर अपने जीवन काल में जो की गई वसीयत है उसको चेंज कर सकता है, उसको बदल सकता है, और इवन वो उसको पूरे को रिजाइन करके, नष्ट करके कोई नई बिल भी एग्जीक्यूट कर सकता है। नेक्स्ट नाउ एग्जीक्यूशन। एक्सीक्यूशन ऑफ बिल, सेक्शन 63 सक्सेशन एक्ट 1925। तो देखिए, यहाँ इसके क्रियान्वयन के बारे में बताया गया है। जो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 है उसकी धारा 63 का सब क्लॉज ए, बी और सी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं एज इट इज पढ़ रहा हूँ। इसका सब क्लॉज ए कहता है, द टेस्टेटर शैल साइन और शैल एफेक्स हिज मार्क टू द बिल और इट शैल बी साइंड बाय सेम अदर पर्सन इन हिज प्रेजेंस एंड बाय हिज डायरेक्शन। अर्थात टेस्टेटर नियत स्थान पर अपने साइन करेगा और नियत स्थान पर अपना फिंगर या एफेक्स, जो जनरली या प्रैक्टिकली हम उसको अंगूठा ही लगाया जाता है, तो वो चिन्ह अंगूठे का वहाँ नियत स्थान पर लगाएगा, और वो भी किसके प्रेजेंस में? कुछ व्यक्तियों की प्रेजेंस में। नेक्स्ट इसका सब क्लॉज बी कहता है धारा 63 का, द सिग्नेचर और वर्क ऑफ द टेस्टेटर और द सिग्नेचर ऑफ ए पर्सन साइनिंग फॉर हिम शैल बी सो प्लेस्ड दैट इट शैल appear that it was intended thereby to give effect to the writing as a well। क्लॉज बी उसकी इंटेंशन को दर्शाता है, यानी इंटेंशन मीन्स टेस्टेटर जब वो बिल पे साइन कर रहा है या अंगूठा लगा रहा है तो उसकी इंटेंशन ये होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि मैं किस दस्तावेज पर, मैं एक वसीयत पर साइन कर रहा हूँ। उसको ये पता होना चाहिए कि ये गिफ्ट या कोई बैनामा या सेल डीड नहीं है। इसका सब क्लॉज सी कहता है, द विल शैल बी अटेस्टेड बाय टू या मोर विटनेसेस ईच ऑफ whom has seen the testator sign or affix his mark to the will in the presence and by the director of the testator। अर्थात सब क्लॉज सी में ये व्यवस्था दी गई है कि दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा उसको साइन करते हुए देखा गया हो, टेस्टेटर को उनके सामने साइन करेगा और टेस्टेटर के सामने वे गवाह जो विटनेसेस हैं जो उसको अटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने दस्तखत किए होने चाहिए। ये इसका सब क्लॉज सी कहता है। नेक्स्ट नाउ, बिल मस्ट बी जेन्युइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका पार्ट्स है कि बिल का जेन्युइन होना बहुत आवश्यक है। तो वैधानिकता की जांच जो न्यायालय करते हैं और न्यायालय उसको गवाहों द्वारा भी इसकी जांच करते हैं, और यदि कोई व्यक्ति भले ही वो उसकी बिल रजिस्टर्ड हो, अगर उसको जेन्युइन साबित नहीं कर पाता तो उसको न्यायालय मानने से इनकार कर सकता है। बिल करते वक्त उसकी परिस्थिति क्या थी, उसकी इंटेंशन क्या थी, इन सब बातों के साथ साथ कोर्ट ये भी देखता है कि जब आप लीगल हियर को डिप्राइव करते हैं, उसको वंचित करते हैं उसके अधिकार से, तो उसका कारण क्या है, उसका सफिशेंट कारण उस बिल में मेंशन किया जाना चाहिए। यानी जो उनके लीगल हियर है उनके पास जीवन यापन के लिए कोई और प्रॉपर्टी है कि नहीं है, कोर्ट ये भी देखता है, और उसका सफिशेंट रीज़न है या नहीं। ये सब जेन्युइनता सिद्ध करने के लिए ये बात न्यायालय वैधानिकता की जांच करते वक्त सब बातें देखते हैं। सक्सेशन एक्ट 1925 की सेक्शन 68 है, वो ये बताती है कि कम से कम एक विटनेस, जो एक साक्षी है, उसको अदालत समन करेगी, उसको बुला करके उसको उसकी जेन्युइनता सिद्ध करने का प्रयास करेगी। धारा 69 में यदि जो गवाह हैं, जो साक्षी हैं, उनकी मृत्यु हो गई है या गुम हो गए हैं, तो भी विधि ये व्यवस्था करती है कि उनके साइन को पहचानने के लिए किसी अदर विटनेसेस को, जो उसके दस्तखत पहचानता हो, या इंडियन एविडेंस एक्ट में इसकी व्यवस्था दी गई कि साइन को किस तरह से प्रमाणित किया जाता है। और धारा 71 इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 की, यदि गवाह डिनाई कर देते हैं 71 में, तो उसको अदर एविडेंस के द्वारा उस वसीयत को प्रूफ किया जा सकता है। तो ये बहुत सारी व्यवस्था इंडियन सक्सेशन एक्ट में ही दी गई हैं और वो यहाँ भी एप्लीकेबल होगी। तो मैं समझता हूँ ये वसीयत आज का टॉपिक बिल और रिक्वेस्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव
Any query, doubt and suggestion, so please mark in comments. Thank you for watching the video. Thank you so much, and also channel subscribe.